Dear student, today I will discuss kinematics, new chapter. It means new topic. In kinematics, we will discuss motion in one and two dimensions. यानी इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन वन डायमेंशन और एंड टू डायमेंशन. इट मीन्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, यानी इस काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे. अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम तभी डिस्कस कर सकते हैं जब हमें पता हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते. कोई भी मोशन हो आपका, ये वन डायमेंशन मोशन हो या टू डायमेंशन मोशन हो, यानी आपको पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है जरा देखिए. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू अ स्पेसिफाइड बॉडी relative to which the position of a particle or the time of an event occurring in space can be described is known as a space-time frame of reference. इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपको बनाएंगे उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स लेंगे और वो कोऑर्डिनेट पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की आपकी पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे. एक बार फिर हम आपको बता देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है. द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू अ स्पेसिफाइड बॉडी relative to which the position of a particle or the time of an event occurring in space can be described is known as a space-time frame of reference. Okay? मेरे हिसाब से आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गई होगी. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, अभी हम आगे इसको फिगर से भी आपको बताएंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. अब देखिए, ये जो हमारा काइनेमेटिक्स है, ये काइनेमेटिक्स के अंडर में ही हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन. इट मीन मोशन इन स्ट्रेट लाइंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. और ये जो काइनेमेटिक्स है ये आपकी मैकेनिक्स का एक पार्ट है. यानी मैकेनिक्स का जो है ये काइनेमेटिक्स पार्ट है, जो है मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स आती है. अब ये मैकेनिक्स में कौन कौन से पार्ट है जरा देखिए. ये मैकेनिक्स डिवाइड किसमें हो रही है. पहली बात, ये पहला स्टैटिक्स में डिवाइड हो रही है और डायनामिक्स में डिवाइड हो रही है. ठीक है. अब स्टैटिक्स का मतलब, स्टैटिक्स हम उसमें डिस्कस, उस बॉडी में डिस्कस करते हैं जब बॉडी रेस्ट में होती है. रेस्ट का मतलब क्या है या मोशन का क्या मतलब है, अभी हम सारे पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. यानी स्टैटिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बॉडी एट रेस्ट. और डायनामिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बॉडी इन मोशन. यानी बॉडी जब मोशन में होगी तो हम लोग डायनामिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. और जब बॉडी हमारी रेस्ट में होगी तो हम डिस्कस करेंगे बॉडी एट रेस्ट. अब देखिए, ये जो हमारे पास है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ एट रेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. इसका मतलब डायनामिक्स में हम मोशन इन क्या है, बॉडी इन मोशन. और इसके भी दो पार्ट आपके क्या है, डायनामिक्स के काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स प्रॉपर. अब काइनेमेटिक्स का मतलब ये हुआ कि इसमें हम कोई मोशन अगर कोई बॉडी कर रही है, वो कॉज्ड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, किसके कारण वो मोशन प्रोड्यूस हुआ उसके बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स में डिस्कस नहीं करेंगे. लेकिन जो हमारा डायनामिक्स प्रॉपर है, इसमें हम लोग कॉज्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, किसके कारण मोशन प्रोड्यूस हुआ उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आज हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स. तो न्यू हमारा टॉपिक है, न्यू चैप्टर है आपका काइनेमेटिक्स, और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन वन एंड टू डायमेंशन, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन.
तो इतना आपको समझ में आएगा होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है। अब हम लोग इसके जो चैप्टर के जो आपके बेसिक पार्ट है, बेसिक पॉइंट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिक चीजें के मतलब ये है कि हम लोग कौन कौन सी बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, रेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, मोशन 2 डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, मोशन 3 डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मोशन 1 और 2 के बारे में ज्यादा हम लोग डिस्क्रिप्शन ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि यही टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक में हम लोग टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम वेलोसिटी ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक्सेलरेशन और टाइम जो है ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और 9th क्लास में या उससे लोअर क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। और वो इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पे आपने जो ड्राइव किया होगा, वहां पे ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन किया होगा। लेकिन हम अब हायर सेक्शन के बारे में डिस्कस करें, यानी क्लास 11th में आप हैं, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के मेथड से हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो इतने हमारे पैरामीटर्स जो इसमें है, इस चैप्टर में उन सारे पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट वी विल डिस्कस द मोशन। यानी मोशन का मतलब क्या है, बॉडी को कैसे हम कह सकते हैं कि बॉडी ये मोशन में है। यानी मोशन, बॉडी को ही मोशन में कैसे हम कह सकते हैं। यानी मोशन का मतलब एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी मान लेते हैं यहां पे कोई ऐसी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसके चारों तरफ कोई सराउंडिंग्स हैं, इन सराउंडिंग्स के टाइम चेंज होने के साथ साथ ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो इसका मतलब बॉडी हम लोग क्या कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। जैसे मान लेते हैं ये बॉडी यहां से आकर के यहां पे आ गई, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सराउंडिंग्स में जो भी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन को चेंज कर रही है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को या ऐसी बॉडी को हम लोग कहेंगे कि ये मोशन में है। और इन अदर हैंड, इफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट नॉट चेंज इट्स पोजीशन, देन बॉडी इज कॉल्ड इन अ रेस्ट। यानी अगर ये बॉडी, यानी यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट कोई था और वहीं पर रहे, उस टाइम चेंज होने के बाद भी वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, इसका मतलब बॉडी किसमें है, रेस्ट में है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मोशन भी आपको समझ में आ गया और रेस्ट भी समझ में आ गया। यानी मोशन का मतलब ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज अकॉर्डिंग इट्स सराउंडिंग्स, यानी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड मोशन। यानी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो बॉडी मोशन में कही जाएगी, और अगर बॉडी जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो वो बॉडी क्या कही जाएगी, रेस्ट में कही जाएगी। अब बॉडी पोजीशन को कैसे चेंज करती है इन स्पेस में, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारी स्पेस है उसमें कैसे चेंज कर सकती है, 3 कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग चेंज करती है, एक्स वाई जेड। जैसे पहले तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए ना, मान लेते हैं यहां पे कोई बॉडी है P, ठीक है, ये बॉडी कोई P है आपकी। अब इस बॉडी को हम ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, यहां पे किसी ऑब्जर्वर
किसी के द्वारा कोई ऑब्जर्वर होगा वही तो इसको डिफाइन करेगा कि ये बॉडी कहाँ पे है। तो मान लेते हैं ये O पॉइंट है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ये बॉडी कहाँ पे है, और यहां से यहां तक ये R पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, और यहां से देखिए ये आपका X है, ये Y है और Z है। यही X Y Z इन्हीं तीन जो स्पेस कोऑर्डिनेट है हमारे, इन्हीं के द्वारा इसको डिफाइन किया जाएगा कि ये बॉडी किस डायरेक्शन में, कहा, किस पोजीशन में है हमारी जो है। ठीक, अब ये जो हमारी है ये बॉडी तीन पोजीशन हमारे जो स्पेस कोऑर्डिनेट है इनके द्वारा डिफाइन की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मोशन हमारे इन तीन कोऑर्डिनेट्स की वजह से हो रहा है। तो अब देखिएगा, अब यहां पे इसी से हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोशन 1 डायमेंशन, मोशन 2 डायमेंशन और मोशन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो मोशन 1 डायमेंशन जरा देखिए क्या होता है। 1 डायमेंशनल मोशन यानी 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है, जो तीन कोऑर्डिनेट हमारे थे, इन तीन कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट को जो पोजीशन चेंज हो रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका y है, ये x है और ये z है। यानी an object is said to be 1 dimension if its position change in 1 coordinates। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी when the one of coordinate of 3 यानी one of the 3 coordinates specify the direction of the body। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि अगर इसको आप डिफाइन करें कि 1 डायमेंशन मोशन होता क्या है, तो 1 डायमेंशन मोशन आपका होता है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशन when one or three coordinates specifying the position of the body change with time। यानी ये जो आपकी है इन तीन कोऑर्डिनेट्स में से किसी एक कोऑर्डिनेट्स को चेंज हो रहा है, एक कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हो पोजीशन अगर बॉडी की टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग कहेंगे 1 डायमेंशन मोशन। अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपका मान लेते हैं कि कार ट्रेवलिंग ऑन द रोड, यानी कार जो है आपकी क्या है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, यहां से आपकी कार जो है, यहां से कार स्टार्ट हुई चलना और इस डायरेक्शन में ये जा रही है। तो पोजीशन इसकी किस में चेंज हो रही है, केवल एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रही है, ना तो वाई डायरेक्शन में चेंज हो रही है, ना ही जेड डायरेक्शन में चेंज हो रही है। इसीलिए हम लोग कहते हैं एंड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशन व्हेन one of 3 coordinates specifying the position of the body change with time। और एग्जांपल आप क्या ले लेंगे, कार मूविंग ऑन द रोड, ठीक है, या आपकी ट्रेन ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रैक, यानी आपकी जो है ट्रेन है वो भी 1 डायरेक्शन में मूव करती है। तो आपका ये कौन सा मोशन हो गया, 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। ठीक, सिमिलरली क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ 2 डायमेंशनल व्हेन 2 of 3 coordinates specifying the position चेंज विद टाइम। यानी अगर कोई ऐसी बॉडी हो जो टाइम के साथ उसके 2 कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हो रही हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये 2 डायमेंशनल मोशन है बॉडी। और 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब ये हुआ कि अगर आप अगर इसको आप एग्जांपल ले लीजिए तो इस हिसाब से हम ले लेंगे अ बॉडी मूव ऑन अ
सर्कुलर पाथ। ठीक है, यानी सर्कुलर पाथ पे आपकी बॉडी जो मूव कर रही है उसको भी हम लोग कहेंगे कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, या हम ये कह देते हैं द प्लेनेट मूव अराउंड द सन, वो भी आपका क्या है 2 डायमेंशन मोशन है। 2 डायमेंशन क्यों मोशन कर रहा है कि वो एक्स डायरेक्शन, जैसे ये सर्कुलर पाथ से ये मूव कर रहा है, यहां से ये स्टार्ट हुआ तो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है, यानी इसके एक्स और वाई यानी 2 डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे ये 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, अगला जरा 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है? An object is said to be a 3-dimensional, या हम कहेंगे कि the motion is said to be a 3-dimensional when 3 coordinates specifying the position change with time। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी बॉडी हमारी है कि वो टाइम के साथ साथ तीनों कोऑर्डिनेट्स में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो ऐसे हम लोग कहेंगे बॉडी कौन सा मोशन कर रही है? 3 डायमेंशनल मोशन कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? यानी गैस मॉलिक्यूल, मूविंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यानी गैस मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं, या फ्लाइंग द बर्ड इन द स्काई, यानी बर्ड जो स्काई में फ्लाई करते हैं, यूं फ्लाई करते हैं और आगे भी मूव, यानी ऊपर नीचे और आगे भी बढ़ते हैं, तो ये क्या हो गए? एक्स वाई जेड और एक्स। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में मूव करती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। ठीक है, तो तीनों आपके मोशन कौन कौन से होगा? 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द मोशन इज सेड टू बी 1 डायमेंशन when 1 of 3 coordinates specifying the position change with the time is called the 1 dimension motion। एग्जाम्पल क्या ले लेंगे? कार मूविंग ऑन द रोड। और 2 डायमेंशन मोशन आपका क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशन मोशन आपका जो हो जाएगा कि द मोशन इज सेड टू बी 2 डायमेंशन व्हेन 2 of 3 coordinates specifying the position of object change with time is called the 2 dimension motion। एग्जाम्पल कौन सा ले लेंगे हम कि बॉडी कोई है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। ठीक, और 3 डायमेंशन मोशन क्या ले लेंगे हम? 3 डायमेंशन मोशन का a motion is said to be 3 dimensional when 3 coordinates of when the 3 of 3 coordinates specifying the position of the object change with time is called the 3 dimensional motion। ठीक, और एग्जाम्पल आप कौन सा ले लेंगे? बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई या गैस मॉलिक्यूल मूविंग द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये तीनों आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इस चैप्टर के जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और बहुत सारे हमारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब जरा हम लोग डिस्टेंस के बारे में डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? इसके पैरामीटर्स जो हमारे इस चैप्टर के हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यानी फर्स्ट पैरामीटर्स आपका क्या है? वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस, हाउ टू डिफाइन द डिस्टेंस? यानी डिस्टेंस का मतलब ये होता है द पोजीशन of a moving object goes on changing with respect to time। The length of the object in actual path, यानी the length of the object of the actual path is called the distance। ठीक है, यानी अगर हम लोग इसको जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम लोग इस तरीके से कहें कि ये डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि द पोजीशन ऑफ अ मूविंग
object goes on changing with respect to time, the length of the actual path covered by a body in a time interval is called the distance. ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है हमारा, जरा देखिए. मान लेते हैं कोई आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, ठीक है. तो ये जो आपकी जो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट कवर्ड बाय द बॉडी, यानी ये हम मान लेते हैं ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है. ये मान लेते हैं 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है. तो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ covered by the body in time interval या in unit time interval is called the distance. यानी यूनिट टाइम इंटरवल, यानी ये कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल एक्चुअल पाथ क्या हो जाएगा, अगर टोटल 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा आपका 9 मीटर. ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी. ठीक, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जरा देखिए. डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. देखिए, ये आपकी फाइनल है और ये इनिशियल है. ये जो होगा ए बी, ये जो ए बी होगा वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपका डिफरेंस क्या है. डिस्टेंस आपकी जो होगी वो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इंटरवल, और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. यूनिट दोनों का सेम है, इसका भी आपका यूनिट होगा मीटर और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट आपका क्या है, मीटर है. लेकिन डिफरेंस सिर्फ इसमें इतना है कि आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस की देख लीजिए कोई डायरेक्शन नहीं थी हमारी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, इसलिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी सभी लोग आप जानते हैं. स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है. ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो यहां पे देखिएगा डिस्टेंस में आपका क्या है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, केवल मैग्नीट्यूड 9 मीटर है. और अगर डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करें तो ये किसी न किसी डायरेक्शन में होगा, यानी द difference between the final and initial position of the object is called the displacement. It means the distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity, but the unit of both quantities are same. It means are meter or kilometer. यानी इसका यूनिट जो होगा वो मीटर होगा या किलोमीटर होगा. ठीक, मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं. ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट इसकी तो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस आपकी है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपकी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक, अब हम नेक्स्ट तो इसका जो पैरामीटर्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जरा. नेक्स्ट पैरामीटर इसका है आपका स्पीड, यानी स्पीड. और टू डिफाइन द स्पीड, क्योंकि ये सारी चीजें शायद आप जानते होंगे, लेकिन ये जितने भी बेसिक चीजें हैं अगर आपको न बताई जाए तो शायद इस चैप्टर में आपको समझ में नहीं आएगा. स्पीड की जो डिफिनीशन होती है वो होती है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द स्पीड.
ठीक है, यानी स्पीड को हम लोग डिस्टेंस से जो है मेजर करते हैं, डिस्टेंस से इसको रिलेट करते हैं। यानी अगर डिफिनीशन अगर आप इसकी स्पीड लिखे तो क्या होगी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द स्पीड। अगर आप फार्मूला इसका लिखें तो क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यानी यूनिट, ये तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन अगर लिखे तो क्या हो जाएगी, m टू पावर 0 L T माइनस 1। ठीक है, ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी। डायमेंशन चैप्टर में आपसे डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशन। सो डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, speed equal to distance upon time. So distance measure in meter. So the dimension formula of distance is capital L and dimension formula of time capital T. So the dimensional formula of speed is equal to m naught LT minus 1. Speed is also a scalar quantity. ये जो स्पीड आपकी है वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। और क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आपकी डिस्टेंस क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। यानी अगर हम कहें कि कोई बॉडी जो है 20 मीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 मीटर जो है 1 आवर में जा रही है। यही तो मतलब हुआ। डायरेक्शन इसमें तो इसमें दी नहीं गई, डायरेक्शन स्पेसिफाइड किया गया नहीं है। इसका मतलब स्पीड आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो फिर हम एक बार डिफाइन कर देते हैं, डेफिनेशन इसकी आपको बता देते हैं। क्या है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द स्पीड। और फार्मूला आप क्या लिखेंगे स्पीड का, जो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो डायमेंशन क्या हो जाएगी, m नॉट LT माइनस 1। अब इसमें आता है इसी में यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। यानी स्पीड तो आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उस स्पीड को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इट मीन्स इफ अ बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, equal distance in equal time interval, then the speed is called the uniform speed. कहने का मतलब क्या है हमारा, जरा समझिए इसको। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये कोई डिस्टेंस आपकी है A और ये B है आपकी, इसके पार्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर है और ये 20 मीटर है। ये जब बॉडी यहां से मान लेते हैं कि ये आप M ले लीजिए और ये N पॉइंट ले लीजिए। बॉडी A से M तक जाती है 2 सेकेंड लेती है, M से N तक जाती है 2 सेकेंड लेती है, N से B तक जाती है वो भी 2 सेकेंड लेती है। इसका मतलब ये हुआ इन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब बॉडी किस स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। इट मीन्स the body travel equal distance in equal time interval is called the uniform speed। और इसका यूनिट और डायमेंशन कोई डिफरेंस नहीं है, वही रहेगा। ठीक, अब मेरे हिसाब से ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसका जो पैरामीटर्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट इसका है आपका जरा वेलोसिटी। सेकंड है आपका वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द वेलोसिटी। यानी आप स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस जरा देखिए। जब हम स्पीड को डिफाइन करते हैं तो डिस्टेंस लेते हैं, और जब वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पीड आपकी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी आपकी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द वेलोसिटी। फार्मूला क्या रहेगा आपका, जरा देखिए वेलोसिटी का, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल लिखे या टाइम लिख दीजिए। ठीक, अब ये जरा इसका जो यूनिट होगा वो भी सेम होगा। स्पीड का यूनिट क्या होगा इसका? मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन इसकी क्या होगी? m0 LT -1। यानी जो आपका यूनिट स्पीड का होगा वही यूनिट वेलोसिटी का होगा। ठीक, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पीड सिर्फ आपकी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपकी क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर लेते हैं जरा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी क्या होती है? जैसे हमने यूनिफॉर्म आपकी जो है स्पीड को डिफाइन किया था, वैसे ही आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। कैसे डिफाइन करेंगे? द इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि कोई फिर वही एग्जांपल, ये A टू B, कोई A से B तक बॉडी आई है, डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे m ले लेते हैं, यहां पे n ले लेते हैं। ठीक है, और ये 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 20 मीटर 20 मीटर और 20 मीटर, यानी पहले 2 सेकेंड में 20 मीटर, फिर से नेक्स्ट 2 सेकेंड में 20 मीटर, फिर नेक्स्ट 20 सेंटी यानी मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही कोई बॉडी। इसके मतलब ये कौन सा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो मेरे हिसाब से आपको यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा जो है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसका जो पैरामीटर्स है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जरा। एक्सीलरेशन, शायद एक्सीलरेशन भी सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, क्योंकि जो आपके लोअर सेक्शन जो एयर्स 9th में जो भी 10th में डिस्कस पढ़े होंगे तो एक्सीलरेशन के बारे में भी जानते होंगे। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर बेसिक पैरामीटर से ही स्टार्ट होता है, बेसिक पैरामीटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है शायद जानते होंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। ठीक, और एक्सीलरेशन आपकी क्या है? ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी अगर आप इसका फार्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज
इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ठीक है, अब देखिए जरा, ये एक्सेलरेशन जो आपकी है वो भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर इसका फार्मूला लिखें तो फार्मूला मान लेते हैं आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है आपकी u, फाइनल वेलोसिटी है v, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी यहां पे है, और टाइम इंटरवल आपका क्या है, यानी मान लेते हैं इनिशियल टाइम t1 है और फाइनल टाइम t2 है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी t2 माइनस t1। या हम इसको लिख सकते हैं फार्मूला इसका हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका फार्मूला जो है, यानी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। और इसका जो यूनिट होता है एक्सीलरेशन का वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन क्या होती है, ml t माइनस m नॉट एल टी माइनस 2 इसकी डायमेंशन होती है। हमने आपसे कहा था कि जो डायमेंशन चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी क्वांटिटीज जितनी भी है वहां पे कैलकुलेट किए थे डायमेंशन। जैसे जैसे चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्वांटिटीज के, वहां पर भी हम लोग इनकी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। देखिए, हमने जब आपसे डायमेंशन चैप्टर डिस्कस किया था, डायमेंशनल फार्मूला वहां पे हमने स्पीड का भी कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी का भी कैलकुलेट किया था, एक्सीलरेशन का भी कैलकुलेट किया था, वर्क का भी कैलकुलेट किया था, एरिया का भी कैलकुलेट किया था, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का कैलकुलेट किया था, यूनिफॉर्म जो आपका कांस्टेंट था, यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसका भी। लेकिन अब जब चैप्टर में हम लोग आएंगे डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर भी इनकी जो भी हमारी डायमेंशनल फार्मूला है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज काइनेमेटिक्स में जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं आपसे, सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उस लेक्चर वीडियो जो भी हैं हमारी, उनको 2 बार, कम से कम 2 बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगी ये जो भी। क्योंकि बहुत से टॉपिक आपने जो 10th क्लास तक जो फिजिक्स पढ़ी है उससे कुछ हट करके, जैसे आप डायमेंशन, ये चीज देखिए, क्योंकि आप 10th क्लास या उससे पहले आप यूनिट तो पढ़े होंगे लेकिन डायमेंशनल फार्मूला नहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आप 11th में कुछ नया पढ़ रहे हैं, नए टॉपिक्स आ रहे हैं, तो नए टॉपिक्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप 2-3 बार लेक्चर वीडियो देख लेंगे। और जब आप 2-3 बार लेक्चर वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल माइंड में आपके बैठ जाएगी फिजिक्स, सेट हो जाएगी फिजिक्स, फिर आप कभी भी फिजिक्स नहीं भूलेंगे। और जब आप 2-3 बार ये फार्मूले आपको पता हो जाएंगे, हर चैप्टर्स के फार्मूले पता हो जाएंगे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, लेक्चर वीडियो कम से कम 2-3 बार आप देखिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे न्यू लेक्चर वीडियो जो है आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो जितना भी आज हमने काइनेमेटिक्स में आप डिस्कस किया है तो वो सारे पॉइंट शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएंगे। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेकर के आएंगे वो हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके डेरिवेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये लेक्चर वीडियो और इसकी अगली लेक्चर वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम ग्राफ जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, वो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम वेलोसिटी ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम एक्सीलरेशन ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे जो है, और जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारी हैं
v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उनके डेरिवेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे डेरिवेशन इसके इक्वेशंस ऑफ मोशन के आप 9th या उससे पहले क्लासों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन वहां पे ग्राफिकल मेथड से पढ़ा होगा जो है। लेकिन क्योंकि अब आप हायर सेक्शन में हैं, 11th क्लास में हैं, तो इसका मतलब अब हम उस मेथड को नहीं यूज करेंगे डेरिवेशन में। अब हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मेथड यूज करेंगे, जो हमारी डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन करेंगे। तो आज की लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम न्यू टॉपिक लेकर के आएंगे, जो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा, टाइम वेलोसिटी ग्राफ होगा और टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ होगा और इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। तो आज इतना ही। थैंक यू।